बिहार, जो कभी मौर्य, नंद और गुप्त जैसे समृद्ध एम्पायर्स का घर हुआ करता था, आज वही भारत का सबसे गरीब राज्य है। जहां कभी पूरे एशिया से लोग नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आया करते थे, आज वहां के बच्चे दूसरे स्टेट्स में कोचिंग और जॉब्स के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। जिस राज्य में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों का जन्म हुआ हो, आज वही सबसे ज्यादा रेप्स और मर्डर केसेस रिपोर्ट होते हैं। जिस स्टेट ने पहली बार अखंड भारत की स्थापना की, आज वही जाति और धर्म की पॉलिटिक्स से परेशान है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी एजुकेशन और इकोनॉमी के लिए मशहूर एक स्टेट जंगल राज्य कहलाने लगा? ये सब शुरू होता है 550 AD में, जब गुप्त एम्पायर के खत्म होने के बाद बिहार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अब इस सेंट्रलाइज पावर की कमी का नतीजा ये हुआ कि विदेशी आक्रमण बढ़ते चले गए ताकि बिहार की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा किया जा सके। और इन सब में सबसे बड़ा मोड़ आया 12वीं सेंचुरी में, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। नालंदा कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ये बुद्धिज्म और नॉलेज का सेंटर था, जहाँ पूरे एशिया से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। हजारों स्टूडेंट्स, टीचर्स और मोंक्स को मार दिया गया। बाकी जो बचे वो नेपाल, तिब्बत या दूसरी ईस्ट एशियन कंट्रीज में माइग्रेट कर गए। हजारों लाखों किताबों और उनके अंदर इकट्ठा सदियों की नॉलेज को चंद दिनों में जला दिया गया। और यहीं से इंडिया में बौद्ध धर्म का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इस्लाम की इंडिया में एंट्री से बिहार के जिस सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था एग्रीकल्चर। इस्लामिक रूलर्स इस्लाम को बढ़ाने के लिए और अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल लेबर्स पर इक्ता और जब्त और जजिया जैसे टैक्सेस लगाया करते थे, जिसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी जमींदार को दी जाती थी। अब वो जमींदार अपना फायदा करने के लिए किसानों और मजदूरों से और ज्यादा टैक्स डिमांड करता था, जिससे कई बार तो किसान की पूरी साल की मेहनत टैक्स में चली जाती थी। अब इससे दो चीजें हो रही थी। एक तो गरीब लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा था और बिहार की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय घटती चली जा रही थी, और दूसरा यहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जिजिया जैसे टैक्सेस जो कि सिर्फ मुस्लिम्स को देने पड़ते थे, जिसका अंजाम ये हुआ कि मजबूर होकर कई लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया या फिर बिहार से माइग्रेट कर गए, जिससे खेत में काम करने वाले लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी और इसका असर एग्रीकल्चरल आउटपुट पर भी हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी जैसे तैसे करके बिहार सस्टेन कर रहा था कि इंडिया में एंट्री होती है अंग्रेजों की। मुगल एम्पायर के दौरान बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल और इसका हिस्सा बिहार अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आ गया। अब अंग्रेजों को तो बस पैसे से मतलब था, तो उन्होंने भी ऐसी पॉलिसीज और टैक्सेस लगाने शुरू किए जिसमें उनका तो फायदा होने लगा, पर बिहार की जमीन और वहाँ के लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर टेक्सटाइल का काम भी काफी अच्छा हुआ करता था, पर अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यहाँ के टेक्सटाइल बिजनेस को बर्बाद कर दिया। वो कम पैसे में यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद कर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते और वहाँ मशीन से कपड़े बनाकर यहाँ सस्ते रेट्स में बेचा करते थे, और साथ ही यहाँ बने हुए कपड़े पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे उसके रेट्स बढ़ जाते थे। अब इससे दो चीजें हुई। एक तो यहाँ के लोगों के बने हुए कपड़े की क्वालिटी ब्रिटेन में मशीन से बने हुए कपड़े से लो रहने लगी, और साथ ही मशीन्स का प्रोडक्शन भी यहाँ के लेबर प्रोडक्शन से ज़्यादा था, जिससे यहाँ की आम जनता मशीन से बने लो रेट्स के कपड़े खरीदने लगी और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई। धीरे धीरे बिहार में जो अमीर था वो अमीर होता चला गया, जैसे कि जमींदार्स जो अपर कास्ट से आया करते थे, और जो छोटे किसान या मजदूर थे जो अमूमन SC ST या बैकवर्ड कास्ट से आते थे, वो गरीब से गरीब होते चले गए, जिससे बिहार का ये समाज कास्ट पॉलिटिक्स में बंटकर रह गया। और आज भी आप देखिए बिहार में इलेक्शंस मुद्दों से ज़्यादा कास्ट पर जीता जाता है। देश की आज़ादी के वक्त बिहार की पिक्चर कुछ ऐसी थी। वहाँ 22 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 13% लोग ही लिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे थे। ना तो लोगों के पास जॉब्स थी और ना ही एजुकेशन। बिहार जिस एक उम्मीद के साथ आज़ाद हुआ था वो था उसके मिनरल्स। सबको लगा था बिहार के पास इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं जिनकी वजह से यहाँ अब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जिससे जॉब्स जनरेट होंगी और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। पर इस उम्मीद पर नेहरू जी की एक पॉलिसी ने पानी फेर दिया और बिहार को एक ऐसे दलदल में डाल दिया जिससे निकलने के लिए उसने जितने हाथ पैर मारे वो उतना ही उसमें धंसता चला गया। और जो मिनरल्स कल तक उसकी उम्मीद थे
आज वही उसके लिए एक श्राप बन गए। दरअसल नेहरू चाहते थे कि इंडिया में हर जगह इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, लेकिन इंडस्ट्री की पहली रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील। इसीलिए सरकार लेकर आई फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज कर दिया। इसका मतलब था कि अब अगर कोई इंसान केरल में इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर सब्सिडी मिलेगी। तो अब कोई अंतर नहीं रह गया था बिहार में और केरल में। तो अगर मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है तो अपने एरिया में लगाऊंगा, न कि बिहार में, जहां पहले से ही लोग अनएजुकेटेड हैं और गरीबी अपने चरम पर है। क्योंकि मिनरल्स के रेट तो मुझे सरकार की सब्सिडी की वजह से सेम ही बढ़ रहे हैं। नई इंडस्ट्रीज का रास्ता तो नेहरू ने बंद कर दिया, पर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज बची थी उनको यहाँ से हटाने का काम किया बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने। सोचो आप एक बिजनेसमैन हो, आपको फैक्ट्री लगानी है। अब एक जगह ऐसी है जहाँ रोज सरकार बदलती है, हर बार नए रूल्स, नए टैक्सेस। दूसरी जगह ऐसी है जहाँ सरकार पूरे 5 साल तक अपना काम शांति से करती है। आप क्या चाहोगे? ऑब्वियस है आप स्टेबल जगह पर इंडस्ट्री लगाना पसंद करोगे। यही दिक्कत बिहार के साथ हुई। 1961 में बिहार के पहले सीएम की डेथ के बाद, यानी 1961 से लेकर 1990s तक लगभग 23 बार सीएम बदले गए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई लीडर ही नहीं था जो बिहार को लीड कर सके, जिसके कारण कोई भी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं हुआ। इस इनस्टेबिलिटी के कारण करप्शन भी इतना था कि खुद बिहार के सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पर भी कई ऐसे करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। लगभग 940 करोड़ का चारा घोटाला भी इसी छोटे छोटे स्कैम से शुरू हुआ और 1990s तक चला, जिसमें खुद कई सरकारी बाबू और यहाँ तक कि बिहार के 2 सिटिंग सीएम्स भी इन्वॉल्व थे। कई सारे क्रिमिनल्स भी गलत तरीके से इलेक्शंस जीतकर पावर में आ गए। इस कारण मिड 1970s में जेपी मूवमेंट जैसे सोशल मूवमेंट्स हुए और सरकार की लेजिटिमेसी पर सवाल उठे। इससे इनस्टेबिलिटी बनी रही। इसी वजह से कोई भी बिहार में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इन सब के चलते बिहार का इंडस्ट्रियल आउटपुट 1961 के 75% से 1981 में 55% पर आ गया। इससे स्टेट में बेरोजगारी बढ़ गई। हालत ये थी कि 1983 में बिहार के 62% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी। घर में काम नहीं मिला तो लोगों ने काम की तलाश में दूसरे स्टेट्स जैसे दिल्ली, मुंबई और पंजाब में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तब शुरू हुआ ये ट्रेंड आज भी बरकरार है। पर लोग सिर्फ काम के लिए बिहार से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि बिहार की हालत इतनी खराब हो गई थी और आज भी खराब है कि लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दिल्ली जैसी जगह आना पड़ता है। बिहार, जो कि एक टाइम पर पूरे एशिया का एजुकेशन हब हुआ करता था, आज वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी ख़राब है कि बिना पेपर लीक के कोई भर्ती पूरी नहीं होती। स्कूल्स में बच्चे पढ़कर नहीं, पर्ची से पास कराए जाते हैं, वो भी खुलेआम। यहाँ की 12th क्लास टॉपर से अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं लिया जाता। यहाँ की टॉपर का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। और इस हालत के सबसे बड़े रीजंस में से एक रीजन रहा है लालू प्रसाद यादव का समय। 1990s इलेक्शंस में जीत के बाद लालू प्रसाद यादव सीएम बनते हैं और माइनॉरिटीज के लीडर बनकर सबके सामने आते हैं। पावर में आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने लोअर कास्ट के लोगों को पॉलिटिकल पावर में लाना शुरू किया और अपर कास्ट के पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। 1995 आने तक 50% MLAs ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब होती चली गई, कास्ट बेस्ड किलिंग्स बढ़ती चली गई और सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि बिहार हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि बिहार में गवर्नमेंट्स काम नहीं करती, बल्कि यहाँ चलता है जंगल राज। ये सब काफ़ी नहीं था कि 2000s में झारखंड, जहाँ बिहार के सबसे बड़े मिनरल माइंस थे, उसे एक अलग स्टेट बना दिया गया। अब बिहार के पास ना तो इंडस्ट्रीज बची थी और ना मिनरल्स बचे थे, तो बस पॉलिटिशियंस के झूठे वादे, कास्ट के नाम पर भेदभाव, बेरोजगारी और करप्शन। बिहार में आज भी दिक्कत ये नहीं है कि काम शुरू नहीं होता, बल्कि दिक्कत ये है कि काम खत्म नहीं होता। रोड्स के लिए पैसा आता है पर रोड्स बन नहीं पाती। हॉस्पिटल्स के लिए पैसा आता है पर स्टाफ और डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में कभी जा नहीं पाते और वो एक खंडर के सिवा कुछ नहीं रहता।